बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो, क्या हाल चाल। देखो बच्चों, आज हम बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है आपका। ठीक है, आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी कि इंटरफेरेंस क्या होता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। सिर्फ इतनी सी बात आज हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास बात करेंगे सबसे पहले इसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है बच्चों, जो दो से ज्यादा वेव्स, टू और मोर वेव्स आपस में क्या कर जाती है बच्चों, सुपर इम्पोज कर जाती है। ठीक है, उनके रिजल्ट से जो हमें एक रिजल्टेंट वेव बनती है, एक पैटर्न हमें मिलता है, उसे बोलते हैं बच्चों हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिंपली सबको पता है, जो टू और मोर वेव्स आपस में क्या होती है, मिक्स होती है। ठीक है, आपके मिल जाती हैं, उनके आपस में एम्पलीट्यूड मिलते हैं, कंस्ट्रक्टिवली ऐसे मिल सकती है बच्चों दो वेव, आपके पास ये दो वेव ऐसे भी मिल सकती है। बस दो वेव्स का मिलना ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसको हम मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों इंटरफेरेंस प्रिंस। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस का मतलब बच्चों मिक्सिंग ऑफ लाइट, मिक्सिंग ऑफ लाइट वेव या लाइट रेडिएशन भी कह सकते हैं, लाइट वेव लिखना, या दो से ज्यादा लाइट का मिलना। ठीक है, ये आप कह सकते हो लाइट्स का, लाइट वेव का मिलना, आपस में मिल जाना, क्या कहलाता है आपका मिक्सिंग। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ लाइट वेव्स का मिक्स होना, मिक्सिंग ऑफ लाइट वेव्स का मिक्स हो जाना। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका इंटरफेरेंस, लाइट वेव्स का आपस में मिल जाना। ठीक है, एक लाइट रे एक सोर्स से आई, ऐसे आपस में मिल गई, तो उसको क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस। दिस बेसिकली। ठीक है, आगे बात करेंगे, धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। वह कहता है व्हेन टू लाइट वेव, सिर्फ दो लाइट वेव, मान लीजिए y1 है बच्चों, जिसकी डिस्प्लेसमेंट y10 है, एक की डिस्प्लेसमेंट y2 है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट बच्चों y2। व्हेन टू लाइट वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी बच्चों सेम है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितने टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो उनके टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इनिशियली बच्चों सेम है, ध्यान रखना। व्हेन टू लाइट वेव हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दो लाइट वेव ऐसी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड भी बच्चों लगभग सेम है इनका, इसका ए है तो लगभग इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड लगभग बच्चों क्या है, सेम है। ठीक है, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों वेव जो है मान ले सुपर इम्पोज कर रही है। ठीक है, सुपर इम्पोज ईच अदर, आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज ईच अदर। देखा समझिए, ये एक वेव थी बच्चों यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ये किसी पी पॉइंट पे जाके मिल रही है, ये दूसरी वेव है बच्चों यहाँ से S2 सोर्स से जा रही है। ठीक है, ये दोनों का इनिशियली बच्चों दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम थी, एम्पलीट्यूड भी सेम था, कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी दोनों के बीच में क्या था, सेम था। ठीक है, फेज डिफरेंस भी सेम था दोनों वेव्स के बीच, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है इनिशियली। जब वो पी पॉइंट पे जाके मिली बच्चों, तो सुपर इम्पोज करती है आपस में, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा उस सिचुएशन में। देखो ये का सेम फ्रीक्वेंसी, नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, सेम डायरेक्शन। ऐसे सेम डायरेक्शन मतलब बच्चों इस दर जा रही है, किसी पॉइंट पे जाके वो मिल रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब समझिए कि वो दोनों इधर जा रही है, सेम पॉइंट पी के ऊपर जा रही है। ठीक है, एट सम सुपर इम्पोज इधर, यहाँ पे आके वो मिल जाती है बच्चों, सुपर इम्पोज ईच अदर एट सम पॉइंट। तो जब वो सुपर इम्पोज करती है ना बच्चों पॉइंट पे आके, तो कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है कि सब पॉइंट हमें ऐसा होता है जहां पे इंटेंसिटी ब्राइट होती है, और सब पॉइंट ऐसा मिलता है जहां पे इंटेंसिटी बच्चों डार्क होती है। मतलब कुछ पार्ट हमें लाइट जैसा दिखाई देगा, कुछ पार्ट काला काला ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। तो जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहे हैं बच्चों हमें, उसकी इंटेंसिटी मिनिमम है, और जो लाइट ग्लो कर रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है बच्चों, हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे मैं ये कह दूं यहाँ पे जो ब्लैक बनाया उसकी इंटेंसिटी मिनिमम, और बीच में जो व्हाइट बन रहा है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारे को अलग अलग होते हैं, येलो लाइट, सोडियम लाइट, हम अलग अलग लेते हैं उसके लिए। सिंपली डेफिनेशन समझिए, इंटरफेरेंस का मतलब बच्चों मिक्सिंग ऑफ लाइट रेज को मिक्स कर देना। ठीक है, तो आपके पास व्हेन टू लाइट वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी नियरली सेम एम्पलीट्यूड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और सुपर इम्पोज ईच अदर एट सम पॉइंट्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड सम पॉइंट इंटेंसिटी इज मिनिमम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जब दो या दो से ज्यादा वेव मिलती है बच्चों, तो वो
हमारे पास एक पैटर्न बनाती है, ठीक है। वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट में बच्चों पैटर्न अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे यंग में ऐसे हमारी स्लिट से बन जाती है, ऐसे स्लिट, ये ब्राइट फ्रिंज, ये डार्क फ्रिंज बोलते हैं बच्चों, उस पैटर्न को क्या बोल देते हैं, फ्रिंज, ठीक है। जैसे ऐसा पैटर्न बन गया, मेरी उंगली को ब्राइट क्या तो बीच वाले को क्या कहते हो, डार्क, ब्राइट डार्क, ऐसे एक पैटर्न दिखेगा तो, ठीक है। तो आपके पास उसको क्या कहते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस। तो क्या मतलब दो या दो से ज्यादा वेव आपस में मिलती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं। कंडीशन क्या है कि उन वेव की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, नियरली सेम एम्पलीट्यूड की होनी चाहिए, और आपके पास सोर्स ऑफ लाइट वो बात की बात कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। जब वो आपस में मिलती है बच्चों, दो या दो से ज्यादा वेव, तो किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस। लाइट वेव्स का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है बच्चों, इंटरफेरेंस। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों, हम दो टर्म इसमें बार बार यूज करेंगे इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें नीचे लिख लो एक लाइन, सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव, सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव। तो कुछ अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम समझ आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब डेरिवेशन भी करूंगी, पूरा मैथमेटिकली दिखाऊंगी सब कुछ आपको, जब आपको ये पूरा टॉपिक एक दो लेक्चर के बाद अच्छे से क्लियर होगा। द सुपर पोजिशन ऑफ टू लाइट वेव कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। ये दो वर्ड बच्चों हम यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ये आगे आप उसमें भी आएगा। कंस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या होगा बच्चों, जहां पे इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम, इंटेंसिटी क्या हो, मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब बच्चों एनर्जी ज्यादा हो, ठीक। इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड भी क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड क्या हो बच्चों आपका, मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव वर्ड का मतलब क्या हो बच्चों, जहां पर इंटेंसिटी क्या हो बच्चों, मिनिमम, इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम, या मैं कहूं एम्पलीट्यूड क्या हो, मिनिमम, एम्पलीट्यूड भी क्या हो बच्चों, मिनिमम, एक ही बात है आपके पास, ठीक है। नोट करिए, ये दो वर्ड हम यूज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। नोट कर लीजिए जल्दी से, कर लीजिए बच्चों, जल्दी नोट कर लिया। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस बनने के लिए क्या सारी लाइट कभी बल्ब रख दो घर में दो, क्या वो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगा, नहीं बनाएगा, ठीक है। मैं घर में कहता हूं दो लाइट बल्ब जल रहे हैं, तो क्या वो इंटरफेरेंस कोई पैटर्न बनाते हैं आपके सामने, क्या आपको कोई फ्रिंज टाइप कोई पैटर्न ऐसे गोल गोल, जैसे न्यूटन रिंग में हमारा ऐसा एक्सपेरिमेंट बनता है, ये नोट कर लिया बच्चों। जैसे न्यूटन रिंग में हमारा ऐसा बनता है, ऐसे रिंग सी बन जाती है डार्क ब्राइट, तो एक पैटर्न बना ना ये। तो क्या हमें जब घर में दो बल्ब लाइट सोर्स जल रहे हैं, तो क्या हमें ऐसा कोई पैटर्न नजर आता है, नहीं आता ना। तो इसकी कंडीशन है कुछ, तो लिखिए कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। नोट कर लिया होगा ना बच्चों सबने ये। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, क्या है बच्चों इसके पास, तो सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट क्या होना चाहिए बच्चों, मस्ट बी कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट, अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगी, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है। द सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मतलब बच्चों सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या, जिसकी वेवलेंथ कैसी हो, सिंगल वेवलेंथ, इधर लिखो इधर जगह नहीं है, इसका मतलब क्या, सिंगल वेवलेंथ, मतलब ऐसा लाइट सोर्स जिसमें एक ही वेवलेंथ, जैसे कलर्ड में नंबर ऑफ वेवलेंथ बन जाती है, ऐसा नहीं, ठीक है। कैसी हो, सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, गुड फॉर गुड इंटरफेरेंस,
interference, good interference, amplitude of the two wave, amplitude of the two wave should be equal और नियरली इक्वल। ऐसा ना हो एक वेव का एम्पलीट्यूड तो 100 है और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड 5 है, तो आपको कभी भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, गुड इंटरफेरेंस कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वेव एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव गुड इंटरफेरेंस के लिए बच्चों इक्वल और नियरली इक्वल जरूर होना चाहिए। नोट करिए बच्चों, फिर कोहेरेंट सोर्स की बात करते हैं। कर लिया नोट? ठीक है, हो गया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास कोहेरेंट सोर्स। बात करते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स हम किसे कहते हैं बच्चों? तो लिखिए, टू सोर्स are said to be coherent. Two sources are said to be coherent if they produce same frequency, same wavelength and constant phase difference. अब ये सब सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और से कह सकते हैं जीरो फेज डिफरेंस। तो दो सोर्स ऑफ लाइट, कंडीशन क्या बच्चों? कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या बनी? कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन आप शॉर्ट में क्या याद कर सकते हो कि सोर्स कैसा होना चाहिए? सेम फ्रीक्वेंसी हो। उन सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी कैसी हो बच्चों? सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन आया था बच्चों आपके पास, कंडीशन क्या थी? क्वेश्चन था कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, टू कोहेरेंट, क्वेश्चन सुन लो, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैव, ऑप्शन देखिए, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, तीसरा ऑप्शन बच्चों कांस्टेंट फेज डिफरेंस, चौथा है बच्चों कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फोर्थ पॉइंट है बच्चों नन। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? कंफ्यूज हो गए है? क्वेश्चन है टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो दो सोर्स ऑफ लाइट है, उसको हम कोहेरेंट कहेंगे कब? उसके साथ सेम फ्रीक्वेंसी, सेम लेंथ, वेवलेंथ। तो बच्चों देखो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप मोस्ट आंसर क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। क्या रहेगा? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है कोहेरेंट सोर्स के लिए कि दोनों सोर्सेज के बीच में फेज डिफरेंस जीरो को, या दोनों कांस्टेंट, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए बच्चों? मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए बच्चों? कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, हाँ अगर वो यहाँ भी ऑप्शन डाल देता ऑल, तो हमारा आंसर क्या होता है बच्चों? ऑल होता है।
तो नेसेसरी कंडीशन क्या है कोहेरेंट सोर्स के लिए कि दो सोर्स ऑफ लाइट के लिए फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन लिख लो। यहाँ पे मैं नन लिख रही हूँ, नन के हिसाब से लिख लो ताकि आपको याद रहे। एक बार इसको नन करके लिख लो, नन के लिए आपका आंसर थर्ड आएगा। नोट करो इस क्वेश्चन को, कर लिया। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे सोर्स ऑफ लाइट है बच्चों, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ सेम हो। ठीक है, ये दो सोर्स से वेवलेंथ रेडिएशन निकली बच्चों, ये S1 सोर्स से, ये S2 सोर्स से, ये किसी P पॉइंट पे जाके मिल गई, तो इसकी बच्चों फ्रीक्वेंसी सेम है, इन वेव्स की वेवलेंथ सेम है। और फेज डिफरेंस क्या है बच्चों, कांस्टेंट। फेज डिफरेंस क्या, दोनों वेव के बीच में सेम है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम, लैम्डा सेम, और फेज डिफरेंस क्या बच्चों, तो इसमें फाई है तो इसमें भी क्या होगा, फाई। दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। ऐसे सोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक कहते हैं सिंगल वेवलेंथ, जिसकी सिंगल वेवलेंथ हो। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास कंडीशन। एक दूसरा क्वेश्चन इसी में बना लो कि ऑप्शन ऑल डाल दो। जब ऑल डाल दोगे तो ऑप्शन आपका 4 सही हो जाए। नोट करिए, ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को चेक करो। नोट कर लिया बच्चों, जल्दी नोट करो, 1 2 3। तो ये आपके पास कंडीशन क्या रहेगी इंटरफेरेंस बनने के लिए कि दो सोर्स ऑफ लाइट मस्ट भी कैसे होने चाहिए बच्चों, कोहेरेंट होने चाहिए। ठीक है, नोट करो बच्चों जल्दी। और कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या है कि सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, नोट करिए बच्चों, कर लिया। देखिए बच्चों, आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी फॉर्म द इंटरफेरेंस पैटर्न। जैसे बच्चों मैं कहती हूँ दो बल्ब लगा दे हम साइड में, ठीक है, दो बल्ब है। ठीक है, आपके बल्ब रूम में दो बल्ब लगे हैं, क्या वो आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं बच्चों, नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो लाइट में जो चेंजेस होते हैं ना बच्चों, वो एक ही सेकंड में 10⁸ टाइम्स हो जाते हैं एटम्स में या दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट। एक सेकंड में कितनी बार हो रहा है, 10⁸ टाइम चेंजेस होते हैं सारे फेज डिफरेंस और पैटर्न, जिसको हमारी आईज ऑब्जर्व नहीं कर पाते। ठीक है, इसलिए जो कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स है आपके पास एटम है बच्चों, वो आप कभी भी आपका इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना सकते। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट जैसे मैं कह दूं बल्ब कह दूं, ऑर्डिनरी लाइट कह दूं या 2B बल्ब कह दूं, इंडिपेंडेंट सोर्स कह दो, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स और ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। ठीक है, कैन नॉट बी कोहेरेंट बिकॉज इन दैट केस देयर इज नो कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इस केस में बेटा फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता दोनों वेव्स के बीच में। दोनों वेव्स के बीच में बच्चों दो बल्ब लगा दिए ऐसे, तो एक वेव इधर से एक इधर से, तो उनके बीच में बच्चों फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए वो इंटरफेरेंस पैटर्न बच्चों नहीं बनाते। ठीक है, दूसरा वो क्यों नहीं रहता वैसा, वो हमें कैसा क्यों लगता है ऐसा, बिकॉज इन टू इंडिपेंडेंट सोर्स द फेज डिफरेंस एंड इंटरफेरेंस पैटर्न चेंजेस इन 10⁸ टाइम्स इन 1 सेकंड। वो जो पैटर्न, जैसे दो वेव्स मिली, वो पैटर्न तो बना मुझे, लेकिन वो 10⁸ एक सेकंड में 10⁸ टाइम वो चेंजेस होते रहते हैं, जिनको हमारी आईज कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी ऑर्डिनरी लाइट सोर्स या टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट बच्चों इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बना सकते। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जैसे हमारे पास कोहेरेंट, हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, जैसे डेली लाइफ में अगर हम एग्जांपल ले बच्चों, एक सोडियम लाइट होती है और सबसे ज्यादा होती है बच्चों हमारी लेजर लाइट। लेजर लाइट यूनिडायरेक्शनल होती है, हाईली कोहेरेंट होती है। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, जल्दी से नोट करिए, कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों, नोट कर लो जल्दी से, 1 2। देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से बच्चों ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स क्या बच्चों, सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय द डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट एंड बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन बी ऑब्टेन बाय द डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट एंड बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब कि जब वेवफ्रंट बनेगा बच्चों, या तो वहां पे वेवफ्रंट का डिवीजन हो रहा होगा या वेव के एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, तो वेवफ्रंट का डिवीजन बच्चों एक तो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, एक फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म, एक लोयड मिरर। आपके सिलेबस में बच्चों यही है, हम इसी को पढ़ेंगे अगले लेसन में, आपका अगले वीडियो लेक्चर में, कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है।
तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो बच्चों पैटर्न बनता है ना, वो वेव फ्रंट के डिवीजन के कारण बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसके कारण बनता है बच्चों? वेव फ्रंट के डिवीजन के कारण। मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है ना हमारे पास, वो किसके कारण बनता है बच्चों? वेव फ्रंट के डिवीजन के। ठीक है। दूसरा थिन फिल्म एम्पलीट्यूड, थिन फिल्म इंटरफेरेंस बच्चों ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है ये दोनों, बाकी नीट आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एक न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में बच्चों किसका डिवीजन होता है? एम्पलीट्यूड का डिवीजन। अभी जस्ट ये याद रखो, आप जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स करोगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। जैसे मैं इस एक्सपेरिमेंट को समझाऊंगी, इसको समझाऊंगी, तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ आ जाएगी कि एम्पलीट्यूड का डिवीजन कैसे हो रहा है और वेव फ्रंट का डिवीजन कैसे। अभी जस्ट इसको याद कर लो, थोड़ा सा नोट करो बच्चों। थोड़ा सा जो बेसिक मैंने आपको थ्योरी में लिखा है, मैं उसको मैथमेटिकली एक बार आपको समझाती हूँ, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, हो गया बच्चों। हमने क्या पढ़ा बच्चों? इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। मैं क्या बता रही हूँ? इंटरफेरेंस क्या है? लाइट वेव्स का सुपर इंपोजिशन होना, लाइट वेव्स का आपस में सुपरपोजिशन। ठीक है। तो अभी मैंने पूरा बेसिक बताया, हम क्या क्या यूज करेंगे इसके अंदर। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब क्या? मिक्सिंग ऑफ वेव, वेव्स का आपस में मिलना या मिक्स हो जाना। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों? इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। जैसे बच्चों एक वेव इधर से आई, कोई एक वेव इधर से आई, वो आके सुपर इंपोज होगी। हो सकता है बच्चों कि ये दोनों वेव एक डायरेक्शन में जाके सुपर इंपोज हो जाए, ये दोनों इधर जाके सुपर इंपोजिशन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है एक थोड़ी ऊपर जाए, एक थोड़ी नीचे जाए, बस इनका सुपर पोजिशन होना है बच्चों। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, ऑफ सुपर पोजिशन, ये कहता है कि दोनों वेव्स को आपस में क्या कर दें? ऐड कर दें। वो क्या था? y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बच्चों। ठीक है, तो मान ले बच्चों हमने ये एक सोर्स था, यहां से ये वेव इस p पार्टिकल के पास गई। यहाँ पे बच्चों मेरे पास एक सोर्स S1 था, ये सोर्स बच्चों S2 था। यहां से दूसरी वेव बच्चों इस p पार्टिकल पे, यहाँ पे जाके दोनों मिक्स हो रही है बच्चों। ठीक है, ये वेव y1 है बच्चों, जिसको मैं कह सकती हूँ a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखो बच्चों इनिशियली यहाँ पे है ना, यहाँ पे इन दोनों का फेज डिफरेंस सेम है। ठीक है, इनिशियली इनका फेज डिफरेंस क्या है बच्चों? सेम है। इसका एम्पलीट्यूड बच्चों मैंने a1 कह दिया। ये मान लिया x1 डिस्टेंस चल रही है बच्चों, देखो ये थोड़ी कम ज्यादा डिस्टेंस चल रही होगी, डिस्प्लेसमेंट तो p पार्टी तक पहुंचने के लिए दोनों के अलग अलग है ना बच्चों, तो इसको मैं x1 कह देती हूँ। ठीक है, फेज डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट। कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन ये लिखवाई थी कि फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। दूसरा बच्चों ये y2 वेव है, इसके लिए मैंने कह दिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स2। ठीक है, अब इन दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो ऐड कर देंगे बच्चों, a1 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। दोनों का क्या कर दिया बच्चों मैंने यहाँ पे? सुपरपोजिशन यहाँ पे कर दिया आपके पास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन थी आपके पास? ओमेगा क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। ओमेगा क्या है बच्चों आपके पास? सेम है। ओमेगा का मतलब क्या बच्चों? 2 पाई है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बच्चों यहाँ पे आपकी? सेम रहेगी आपके पास। ठीक है, अब आपके पास k क्या? प्रोपगेशन कांस्टेंट। k क्या? 2 पाई बाय लैम्डा। जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो बच्चों वेवलेंथ भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेवलेंथ भी क्या रहेगी बच्चों आपके पास? सेम रहेगी यहाँ पे आपके। ठीक है, तो ये जो टर्म है बच्चों, ये हमें क्या बताती है? फेज। ये टर्म हमें क्या बताती है बच्चों? फेज। ठीक है, अब बात करते हैं इनको फेज के लिए। तो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस इनको लिख लो बच्चों। फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों? 5 माइनस 5 है, जिसका फेज डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि देखो इसने x2 डिस्टेंस चली है, x1 चली, थोड़ा कम चल रहा है, थोड़ा ज्यादा चल रहा है, तो इसको मैं 5 कह देती हूँ बच्चों थोड़ी देर के लिए। इसको मैं 5 कह देती हूँ। क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं? 5 माइनस 5। इसको मैं डेल्टा 5 से लिख दूं, इधर मैं लिख दूं डेल्टा 5, इसके बराबर हो गया 5 माइनस का 5। इतना नोट करो बच्चों, फिर आगे बात करें।
कर लिया बच्चों नोट? इतना नोट करो। बेसिकली हो क्या रहा है बच्चों, ये कॉम्बिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था ना हमने, दो वेव्स का सुपरपोजिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव। हो गया बच्चों? एक बार मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इधर लिख दो, मैं डायरेक्ट लिख दूं सीधा यहाँ से, ये चीजें हटा रही हूँ यहाँ से, ठीक है? तो मैं सीधा लिख रही हूँ बच्चों डेल्टा फाई, ये मेरे पास फाई टू है, फाई वन है, तो क्या बनूंगी मैं, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स वन। डेल्टा फाई क्या बना बच्चों मेरा, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये कोई टी टाइम टी इक्वल टू 0 टाइम पे चली बच्चों, ये किसी टी टाइम पे बच्चों पी पॉइंट पे वहां पे पहुंच रही है, आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आफ्टर टाइम टी की बात कर रहे हैं। टी 0 पे तो बच्चों यहाँ पे थे दोनों सोर्स, सेम फ्रीक्वेंसी है बच्चों, सेम वेवलेंथ है, ठीक है? सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है? तो यहाँ से जो डेल्टा फाई की वैल्यू आएगी बच्चों क्या मिलेगी, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के इंटू एक्स टू माइनस का x2 माइनस x1 बच्चों क्या बता रहे हैं, एक तरह से दोनों वेव का पाथ का डिफरेंस। देखो ये तो आया एक्स्ट्रा, देखो यहाँ से तो या तो दोनों में बराबर चला, तो आपके पास ये क्या आया बच्चों, डेल्टा एक्स फाई इज इक्वल टू के इंटू, ये क्या बता रहा है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई को मैं क्या लिख सकती हूँ, के की वैल्यू बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन मुझे यहाँ से ये मिल गया। मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से बच्चों, इस रिलेशन से कि डेल्टा फाई बराबर है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। मैं कह सकती हूँ फेज डिफरेंस किसके बराबर, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों, बहुत जगह यूज करूंगी, किसके बराबर है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। नोट करो बच्चों, हो गया? हो गया बच्चों? हो गया? नोट कर लिया बच्चों? अब देखो यहां से हटा दो मैं ये सब, 1 2 3 नोट हो गया सबका। तो इसी रिलेशन को याद करने का तरीका देखो बच्चों, तो मैंने क्या कहा, पाथ डिफरेंस बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू फेज डिफरेंस बराबर है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है? पाथ डिफरेंस। अगर मैं उल्टा कह दूं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस वो कितने के बराबर हो जाएगा, देखो बच्चों डेल्टा एक्स। देखो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, देखो इधर से डेल्टा एक्स को क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है? तो क्या लिख सकती हूँ बच्चों यहाँ से मैं, पाथ डिफरेंस बराबर हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई, ये डेल्टा फाई लिख दो, फेज डिफरेंस। देखो बच्चों क्या रिलेशन क्या बना यहाँ से, देखो याद करने का तरीका देखो, इन दोनों रिलेशन को और इन दोनों रिलेशन को। तो यहाँ वेवलेंथ है ना डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी क्या आएगी डिस्टेंस, वेवलेंथ डिस्टेंस ही तो है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस से आई पाथ डिफरेंस, तो यहाँ डिस्टेंस तो यहाँ डिस्टेंस, तो यहाँ एंगल है 2 पाई, तो ये भी एंगल आ गया, जस्ट याद करने का तरीका, ठीक है बच्चों? अब मेरे पास देखो डेल्टा फाई को मैं थोड़ी देर के लिए फाई कह देती हूँ, मान लिया डेल्टा फाई किसके बराबर है बच्चों, फाई, जस्ट मान लिया किसके बराबर है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है? तो बच्चों दो वेव थे मेरे पास, क्या थी, दो वेव आफ्टर टाइम t1। तो एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या मान लिया था आपने a1, और एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या था बच्चों आपका a2। एक वेव का एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों a1, और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड क्या मान लिया आपने a2, ठीक है? नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है बच्चों, 5 है, ठीक है? अब मैं यहाँ से इनको मिला लूं बच्चों, तो ये देखो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेव फ्रंट बन रहा है यहाँ से ए आर, देखो वेव वेक्टर है ना, दो वेव है बच्चों, ये दो वेव है बच्चों सोर्स से, ये इस सोर्स से ये एक वेव जा रही है, इस सोर्स से वेव जा रही है, इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, ये s1 सोर्स से जा रही है, s2 सोर्स से जा रही है बच्चों, एम्पलीट्यूड इक्वल और नियरली इक्वल, मान ले a1 a2 मान लिया आपके पास, ठीक है? तो ये इन दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है ना बच्चों, दोनों वेव्स के जो हमारा कांस्टेंट फेज डिफरेंस आया डेल्टा फाई, जिसको मैंने फाई कह दिया, वो कितना बच्चों, 5 है, ठीक है? तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा दोनों वेव्स का बच्चों, यहाँ से वेक्टर क्वांटिटी से लिख सकती हूँ मैं क्या, a1 का स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos 5,
लिख सकते हो ना बच्चों, बोलो लिख सकते हो या नहीं? इतना लिख सकते हो ना बाय वेक्टर फॉर्म? अरे वेक्टर रिलेशन से लिख सकते हो ना, वेव एक वेव इस डायरेक्शन में गई, एक वेव इस डायरेक्शन, तो वेक्टर रिलेशन से मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अगर बात करें अब डायरेक्शन, तो मान लिया इससे ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा का। A1 से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना एंगल बना रहा है? थीटा। क्या लिख सकते हो? tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बच्चों? ये हमारे पास देखो A2 है, तो ये A2 हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर डाल के जो हमने +1 में सोल्व करा था, A2 sin phi डिवाइड बाई A1 प्लस cos phi। तो ये क्या आ जाएगी? डायरेक्शन फ्रॉम A1 रिजल्टेंट के साथ। ये क्या आ जाएगी बच्चों? डायरेक्शन आ जाएगी A1 प्लस A2, ये A2 है, A2 cos। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक बताया बच्चों मैंने आज आप लोगों को, किस तरह से वेव सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में सुपर इम्पोज हो रही है, कैसे कैसे उनके फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस आ रहे हैं। जस्ट अगले वीडियो लेक्चर में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी, तब आपको समझाऊंगी बेसिक लॉजिक क्या है इसका, कि ये कैसे कैसे ऐड हो रहे हैं वेव। आज मैंने सिर्फ इतना समझाया आपको बच्चों कि वेव सुपर इम्पोज कैसे होती है, उनका एम्पलीट्यूड क्या आ सकता है, हम कैसे कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बच्चों यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या है, क्या उसका। आज सिर्फ मैंने ये बताया कि इंटरफेरेंस क्या होता है और क्या उसकी कंडीशंस, बस इतना याद रखो आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।